आज हम लोग चतुर्भुज के विषय में बात करेंगे। जो क्षेत्रमिति का जो है क्या है, एक हिस्सा है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि क्षेत्रमिति में दो प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, एक 2D आकृति और एक 3D आकृति। 2D आकृति का पहला भेद मैंने चतुर्भुज लिखवाया था, ठीक है, और 3D आकृति के भी भेद लिखवाए गए थे। तो 2D आकृति के पहला भेद जो चतुर्भुज है उसके विषय में बात होगी। तो पहले अब इस चतुर्भुज का परिचय हम लोग लिखते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। चतुर्भुज कहते किसे हैं, जैसा इसका नाम है चतुर्भुज, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें अर्थ निकलेगा चार भुजा, अर्थात चार भुजाओं से बने हुए क्षेत्रमितीय आकृति को चतुर्भुज कहा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि जो चतुर्भुज होती है, आपके पाठ्य पुस्तक में, आपकी किताबों में जो है दो प्रकार के चतुर्भुज की बात की जाती है। एक वह प्रकार होता है जो क्षेत्रमिति में प्रयोग किया जाता है, और एक वह प्रकार होता है जो ज्यामिति में प्रयोग किया जाता है, मेंसुरेशन में, ठीक है ना, और ज्योमेट्री में। इन दोनों में अलग अलग चतुर्भुज मतलब नहीं आते हैं, मतलब सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ उनमें अंतर होता है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह मतलब आपको अंतर दिखा दूंगा कि उस चतुर्भुज में, मतलब ज्यामितीय चतुर्भुज में क्या बात होती है और क्षेत्रमितीय चतुर्भुज में क्या बात होती है। मेरा यह जो क्षेत्रमिति का जो क्लास चल रहा है, मतलब जो चतुर्भुज चल रहा है, इस चतुर्भुज में आपको दोनों प्रकार के चतुर्भुज के विषय में जानकारी मिल जाएगी। और ये एक ऐसा क्लास होगा जो मैं आपको बोल चुका हूं कि लगातार 10 दिनों तक क्षेत्रमिति की पढ़ाई होगी। इसमें ऐसा क्लास दिया जाएगा कि आप एक तरफ क्षेत्रमिति और दूसरी तरफ ज्यामिति दोनों को भी कंप्लीट करते चलिएगा। दोनों में आपको कुछ मतलब बातें मिल पाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज जो है उसकी परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख करके तब लिखेंगे कि एक वह, ठीक है ना, ज्यामितीय या क्षेत्रमितीय आकृति जिसमें चार भुजाएं, ठीक है, चार कोण, चार शीर्ष, दो विकर्ण। ध्यान दीजिए, यह इस टाइप का सवाल बनेगा, मतलब इस टाइप के मैं आपको तरीका बताऊंगा जिस टाइप से आप जो है 6 क्लास से लेकर के 10th तक जो है सभी मतलब प्रकार के चतुर्भुजों को समझ जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको आगे कंपटीशन लेवल का भी अगर पढ़ाई करना है तो बहुत आपको फायदा होगा और आपका सारा काम आसान हो जाएगा। मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूंगा, 10th तक बच्चों का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। 10th तक जो शिक्षक होते हैं उनका सबसे पहला काम यह होता है कि बच्चों का मतलब प्लेटफॉर्म बनाना, कि वो आगे अपने मतलब करियर को सही जगह पे पहुंचा सकें, ठीक है ना। यह मेन मकसद होता है। वह ज्यामितीय क्षेत्रमितीय आकृति जिसमें चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष, चार विकर्ण, सॉरी दो विकर्ण, ठीक है ना, इत्यादि दिए हों, ठीक है। अब इसके आधार पर हम चतुर्भुज का एक अगर फोटो बनाते हैं तो यह जो आकृति हो गई, यह जो आकृति हो गई ए बी सी डी, यह चतुर्भुज हो गया। इसमें चार भुजाएं ए बी बी सी, चारों भुजाओं के नाम हो गए क्या क्या, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। किसी को दिक्कत, किसके नाम है ये, भुजा के साइड, ठीक है। अगर कोण की बात की जाए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये क्या हो गए कोण। कोण ए को डी ए बी के नाम से भी पढ़ा जा सकता है, ए बी सी के नाम से भी पढ़ा जा सकता है, बी सी डी के नाम से भी पढ़ा जा सकता है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। फिर आगे अगर विकर्ण की बात की जाए, ए से यदि सी को हम मिला देते हैं, बी से डी को मिला देते हैं,
तो यहाँ क्या होगा, विकर्ण होगा। अगर आपसे कोई पूछे विकर्ण AC और फिर विकर्ण BC, आपसे कोई पूछे विकर्ण क्या होता है तो आप कह सकते हैं, हाँ विकर्ण भी, चलिए BC की जगह पर C की जगह D मिस हो गया। हाँ, तो विकर्ण, आपसे कोई पूछे कि विकर्ण क्या होता है, ठीक है, तो आप जो है मतलब कह सकते हैं कि किसी भी आकृति के चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली तिरछी रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। समझ रहे बात, मेरी बातों से ही आप परिभाषा बना सकते हैं और उन परिभाषाओं के माध्यम से ही आप बात को समझ सकते हैं, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। गणित काम ऐसा है, गणित एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें एक एक बिंदु पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वहीं एक एक बिंदु मिलकर के आपके लिए पहाड़ बन जाती है, इसलिए ध्यान दीजिए। विकर्ण AC और BD, ठीक है। तो परिभाषा के हिसाब से आपने देखा शीर्ष ABC कहा जा सकता है। शीर्ष का मतलब होता है, इसका मतलब जो शीर्ष है, जो अंतिम स्थिति कहा जा सकता है शीर्ष को, ठीक है। फिर किनारा मतलब इसकी भुजा को कहा जाता है, ठीक है। तो इतने दिए हूं, इसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अब यह जो यहाँ जो चार खंड जो बने हुए हैं, ये चारों खंड कितने कितने डिग्री के होते हैं, यह चतुर्भुज के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह निश्चित है कि चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जहां काटते हैं उस बिंदु पर कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तुम सीधा बैठो लड़का, हाँ 360 डिग्री का होता है, समझ गए। और चतुर्भुज के चारों कोण मिलकर के 360 डिग्री के कोण बनाते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। तो आपने अभी क्या देखा, चतुर्भुज के परिभाषा को देखा। अब इस परिभाषा को आप याद कीजिए, या इसके विशेषता को भी लिख करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं अपने तरीके से। विशेषता लिख के आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब परिभाषा में भी उसको लिख सकते हैं, या इसको जो है अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन खूबसूरत दिखता है, एक परिभाषा बना दीजिए मतलब सुंदर सा, और उसमें जो जो बातें होती हैं उसको विशेषता के रूप में लिख दीजिए। पहली विशेषता हो गई कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, दो तरीके से लिखिए कथन के रूप में, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह तो हो गया आपका क्या, कथन हो गया। अब इसको आप क्या है, इसको आप गणितीय रूप में कैसे लिखेगा, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण D बराबर 360। यह जो एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है, या किसी दूसरे भाग का बात है, इसको यहाँ पे लिखने से कोई विशेष फायदा है नहीं। फिर और जो इसकी विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, दो विकर्ण होती हैं, ये तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो अब इस चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। चतुर्भुज के प्रकार जो है, चार प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, समझ गए। मतलब इस तरीके से। अब अगर चतुर्भुज के प्रकार की बात की जाए, यह चतुर्भुज यदि आयत हो, ठीक है, तब क्या होगा। तो अब आगे बनाएंगे चतुर्भुज के प्रकार, ऐसे करके बना सकते हो चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। पहला आयत, दूसरा वर्ग, अब तीसरा समानांतर चतुर्भुज, फिर चौथा समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज वगैरह वगैरह। ये सब चतुर्भुज के प्रकार में ही है, मुख्य रूप से चार माना गया है, लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हो। आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सब चतुर्भुज के प्रकार है, ठीक है। तो हम आयत की बात करेंगे। तो जिस प्रकार मैंने चतुर्भुज को बताया है, उसी प्रकार आप आयत की भी परिभाषा बना सकते हैं। आयत की परिभाषा लिख दीजिए यहाँ पे, पहले यहाँ टॉपिक बना दीजिए आयत, आयत उठा करके यहाँ डाल दीजिए, उसका इंग्लिश रेक्टेंगल लिख दीजिए। फिर लिखिए परिभाषा, परिभाषा में बनाइए कि वह चतुर्भुज, क्या बनाइए परिभाषा में, ध्यान दीजिए, कुछ थोड़ा सा अलग परिभाषा बनाने की कोशिश कीजिए।
आयत की अगर परिभाषा की बात की जाए, समझ रहे हैं बातों को। देखिए इतना बड़ा मतलब क्षेत्रमिति में इतने ज्यादा टॉपिक हैं कि अगर इस तरीके से मैं अलग अलग करके चर्चा करता रहूं तो 6 महीने लग जाएगा और क्षेत्रमिति समाप्त नहीं होगा। आप उसमें मेरे हेल्प हेल्प यदि कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ परिभाषा है, अभी इसका गणित में प्रयोग और सब मतलब सब करना है। परिभाषा की अगर बात की जाए, आयत की परिभाषा मतलब जैसे जैसे ये सिस्टम मैंने बता दिया, इस सिस्टम के ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। और इस सिस्टम के ऊपर अगर जो बच्चा अच्छा लिखेगा उसकी कॉपी को पीडीएफ के रूप में हम कन्वर्ट करके और उसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे, जैसा कि मैंने क्या बोलते हैं क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति के भागों के बारे में वीडियो बनाया है। तो अब परिभाषा में आप लिख सकते हो कि वह चतुर्भुज, ठीक है, जिसके आमने सामने की लंबाई आपस में हमेशा बराबर होती है, आयत कहलाती है। जब आपने इसको चतुर्भुज नाम दे दिया, जब आपने इसको क्या नाम दे दिया, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज की सारी जो विशेषताएं हैं वो इसमें शामिल हो गई। तो आपको अलग से यह बात लिखने की गरज नहीं है कि वो आकृति जिसमें 4 कोण हो, 4 शीर्ष हो, 4 वगैरह वगैरह चीजें हो, अलग लिखने की कोई गरज नहीं है। उसके बाद इसकी विशेषताओं में हम बात करेंगे। एक विशेषता को हम बना दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसकी विशेषताएं जो होती हैं उसको मैं अभी लिखूंगा। चलिए देखिए, मैंने जो अभी चतुर्भुज की परिभाषा बताई थी और चतुर्भुज की विशेषता बतलाई थी, ठीक है, मैं उसमें एक चीज मतलब भूल गया, नहीं बता पाया, उसको देखिए। तो जो मैंने चतुर्भुज की परिभाषा बताई थी, जो विशेषता बतलाई थी, उस परिभाषा और विशेषता को ज्यामिति के अंतर्गत रखा जाता है, समझ गए, ठीक है। अब उस ज्यामिति के आधार पर, उस परिभाषा और उस विशेषता के आधार पर इसके क्षेत्रफल निकालने का तरीका बनाया जाता है, जिसे क्षेत्रमिति में रखा जाता है। देखिएगा एकदम मामूली सी भिन्नता है, लेकिन यह भिन्नता आपको परेशान कर देती है, क्योंकि जब तक आपको पहचान ना हो किसी चीज का तब तक आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको पहचान करना पड़ता है कि यह चीज क्या है, तब इसका सही इस्तेमाल कहाँ होगा। तो ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक चतुर्भुज बनाता हूं, यह एक चतुर्भुज हो गया। यह चतुर्भुज कौन सा प्रकार का है यह मुझे पता नहीं है, लेकिन इस चतुर्भुज की यदि क्या निकालनी हो, क्षेत्रफल निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। वैसे तो क्षेत्रफल निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसके कुछ फेमस तरीके इस तरीके से हैं कि इसको विकर्ण यहाँ पे खींचना पड़ता है, ठीक है। अब इस विकर्ण से यहाँ पर एक लंब होता है, ठीक है, फिर इस विकर्ण से यहाँ पर एक लंब होता है। तो जब चतुर्भुज की, अगर सिर्फ चतुर्भुज को इस तरीके से सूचित किया जाता है जहां ऐसा क्या बनाओ कि सिंबल बनाओ, समझ लीजिए कि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा कि 1/2 विकर्णों पर डाले गए लंब का योग, ठीक है, विकर्ण पर डाले गए लंब का योग गुना विकर्ण। किसी को दिक्कत? मैंने यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर में इसको लिखने का प्रयास किया क्योंकि इधर अभी आयत का काम करना बाकी है, तो इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि चतुर्भुज जो है इस प्रकार का दिया हो और इसके सारे साइड क्या हो, सारे साइड पता हो और विकर्ण भी दिया हो, तो आप हीरोन के क्षेत्रफल द्वारा एबीडी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ करके भी मतलब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। जब आप सीख लीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन हो जाएगा। जब आप बातों को समझ लीजिएगा तो आपको किसी भी मतलब क्या है कि क्षेत्रफल को निकालने का ऑप्शन ही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जहां से आप आसानी से बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज की जो क्या होती है कि बात जो होती है वो अब यहाँ समाप्त होती है। अब हम लोग आयत की बात करेंगे।
चलिए, अब चतुर्भुज का जो पहला क्या था कि जो भेद था वह क्या था? गुड, आयत। ठीक है, तो आयत के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आयत की जो परिभाषा है मैंने अभी बनाई थी, नीचे आप परिभाषा बना लीजिएगा। दूसरा इसकी विशेषता, विशेषता डालिए। पहला पॉइंट, इसकी विशेषता क्या है समझे? तो इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, तो अगर इसकी विशेषता की अगर बात की जाए, पहले इसके फोटो को बनाते हैं। आयत के पहले फोटो को बनाते हैं। फोटो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी विशेषता क्या हो सकती है। ए बी सी डी, तो क्या विशेषता है कि चार कोण है, चार शीर्ष है, चार वगैरह वगैरह, ये तो चतुर्भुज के माध्यम से आपको है। सबसे पहली विशेषता इसकी यह होती है कि इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? तो क्या लिखिएगा आप? आयत की प्रत्येक कोण, योग नहीं, अभी कोण की बात हो रही है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के। अब जो है, अगर यह बात की जाए कि इन सभी कोणों का योग कितना होता है, तो इन सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, जो पहले चतुर्भुज में बात हो चुका है। चतुर्भुज कोई भी हो, चतुर्भुज का कोई भी प्रकार हो, ठीक है ना, उसके सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस बात को यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक मतलब सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वो तो पहले बात हो चुका है। दूसरी, यह आमने सामने मतलब ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, यह सिंबल भी समझते रहिए। ऐसे एक लाइन का मतलब हुआ आमने सामने और इसके आमने सामने। तो लिख दीजिए, अगर आप इसको अर्थात के रूप में करके लिखना चाहते हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। जो मैंने लिखित में दिया है उसको आप गणित के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जो परिभाषा में लिखा जा चुका है, उसको यहाँ पे भी नहीं लिखने की आवश्यकता है। इसके दो विकर्ण होते हैं, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इतना याद रखिए कि जब ये क्या है कि ए बी, ए जो है डी के बराबर 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएंगे? ए बी जो होगी समानांतर होगी किसकी? सी डी की। ठीक है, और ए डी जी जो होगी वह समानांतर होगी बी सी की। क्यों होगी? इसका अर्थात देकर के, तो गणितीय रूप में मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसका हिंदी रूप लिखना चाहिए था, आप सुधार लीजिए। अर्थात आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर लिख देते हैं और समांतर होती हैं। किसी को दिक्कत? अब समांतर क्यों होती हैं इसके विषय में हम ज्यामिति में आपको पढ़ाए थे। दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा आपको बताया गया था, थोड़ी सी उस पर एक नजर डाल लिया जाए। दो समांतर रेखा जब होती है तो जो इसके अंदर के जो कोण होते हैं, अंतः कोण, वह कितने डिग्री के होते हैं? बोलिए, 180 डिग्री के होते हैं। अंतः कोण का युग्म कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अर्थात ये दोनों कोण मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए भी समांतर सी डी है। और फिर डी और सी मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए डी समांतर बी सी है। याद रखिएगा इस बात को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी आवश्यकता जो है आपको समानांतर चतुर्भुज में मिलेंगी, क्योंकि आयत ही समानांतर चतुर्भुज है। अब इसकी बारे में बात होगी। अब बहुत ही बेहतरीन काम आपका होने वाला है, आप चिंता न करें। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं, तो यदि इसको डी को क्या करूं? बी से मिला दूं, या सी को जो है ए से मिला दूं, मतलब ये बाहरी मतलब बराबर हिस्से में मिलता है। मैं स्केल लेके नहीं बैठा हूं, आप स्केल लेके बैठिएगा और बेहतरीन बनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
अगर मैं सी से ए को मिला दूं और बी से डी को मिला दूं तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। अब रही बात क्या कि जो इसके विकर्ण होंगे यह कितने कितने डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसके विकर्ण होते हैं, जो आयत के विकर्ण है, आयत आयत बार बार आयत लिखने की क्या गरज है, सीधे लिखिए इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अर्थात क्या बनेगा बताइए, अगर इसका नाम ओ दे दे तो बताइए क्या करती है, समद्विभाजित और प्रतिच्छेद करती है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद और समद्विभाजित करती है। देखिए बचपन में आप 6-7 में जो आयत पढ़े हैं उसमें और आज के आयत में बहुत फर्क है। इसमें आयत का पूरा डीएनए दिखा दिया जाएगा आपको, आयत में कुछ बचेगा ही नहीं जो आपको 9-10 तक परेशान करेगा। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी, और जिसको जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक समझे, उसकी आगे यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आयत का सिर्फ परिचय हो रहा है। मानते हैं आप जिस दिन नए मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे तो उस दिन आपका सिर्फ हमने नाम पूछा, ठीक है, फिर आपका नाम जान लिया, फिर 2 दिन के बाद मैंने यह जान लिया कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, आपने भी मुझे पहचान लिया कि हम किस तरीके के हैं। 5 दिन 10 दिन 20 दिन में जितना ही समय बढ़ते गया उतना ही आपने मुझे और मैंने आपको समझना सीखा। उसी प्रकार आप आज पहली बार यदि आयत पढ़ रहे हो तो आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते चलिए। समद्विभाजित होती है, तो समद्विभाजित जब होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब समद्विभाजित होगी तो क्या होगा बताइए, अर्थात OA बराबर OC, फिर OD बराबर OB। किसी को दिक्कत, OD बराबर OB और OA बराबर OC, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित, समान 2 भागों में विभाजित। हिंदी में मैंने आपको बताया था कि शब्दों को तोड़ें और अर्थ को क्या करें, उतारिए मत, मौका देंगे हम आपको उतारने का, टेंशन न ले। समद्विभाजित, समान 2 भागों में विभाजित, क्या बोलते हैं, समद्विभाजित बोलते हैं। ठीक है, अर्थात OA बराबर क्या हो गया आपका OC के, OD बराबर OB के। किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे यहां पर 1 2 3 4, ये चारों के चारों कोण मिलकर के 360 बनाएंगे। पहले बात हो चुका है कि एक बिंदु पे कितने डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री का। अब अर्थात कोण AOD बराबर कोण DOC बराबर कोण COB या BOA। ठीक है, इसका नाम देखिए अलग अलग हो सकता है, DOA एक नाम, AOD दूसरा नाम। ध्यान दीजिएगा, यदि ध्यान नहीं दिए तो आपको दिक्कत हो सकता है। AOD DOA AOB BOC DOC, मतलब एक बार इधर से एक बार इधर से। यहां से आप कोचिंग से घर जाते हो, घर से कोचिंग आते हो, उसी प्रकार यहां से आप यहां आओगे, फिर यहां से इधर जाओगे। चारों कोण का नाम होगा, या चारों बराबर होंगे, कितने के डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यह आयत की क्या हो गई, विशेषता हो गई। और यह जो अंदर ये जो A और D था, जो दोनों मिलकर के 180 हो रहे थे, उसके तहत यह समानांतर हो रहा था। तो यह भी इसकी एक विशेषता के रूप में हो सकती है कि कोण A प्लस कोण D बराबर 180, या फिर कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो इसको लिखने की क्या गरज है, तो आप जब देख रहे हैं कि A 90 है और D 90 है तो दोनों मिलके 180 होगा ही, तो इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है। और इस तरीके से मतलब मेरे हिसाब से सभी विशेषताएं हो चुकी हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई भी काम क्या है कि पूरा नहीं समझना चाहिए, फिर से इसको यदि अगर पढ़ा जाए तो कोई बिंदु अगर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक ये पूरा हो चुका है। तो यह जो आप पढ़े हैं यह कहलाएगा क्या, ज्यामितीय आयत का परिचय। अभी नहीं, आपने जो कुछ भी पढ़ा यह सब ज्यामिति था, ठीक है। अब को देखा जाए तो इसी के ऊपर यदि मैं वर्ग की बात करूं अगर, तो यहीं पर वर्ग की बात हो सकती है। पहले इसको देख लिया जाए। अगर वर्ग की बात की जाए
तो ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, समझ गए? समझ जाइए बातों को। यहाँ पे जो आयत हटा करके वर्ग लिख दीजिए, बात क्लियर, सब चीज सेम होगा। इसके भी सभी भुजाएं समानांतर होंगी एक दूसरे के, ए बी समांतर सी डी होगी, और आमने सामने की भुजाएं बराबर न होकर के लिखा जाएगा सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होंगी। बस सेम काम होगा। वर्ग में भी यही चीजें होती हैं और आयत में भी यही चीजें होती हैं। ठीक है, समझ गए बात आप? और यदि समानांतर चतुर्भुज की बात की जाए, ध्यान दीजिए, उसको भी देख लीजिए, तब तब एक बार ज्यामितीय रूप देख लीजिए, तब फिर क्षेत्रमितीय रूप देखा जाएगा। यदि समानांतर चतुर्भुज की बातें की जाए तो बस जो आयत था वही समानांतर चतुर्भुज बनता है, जो आयत था वही समानांतर चतुर्भुज बनता है। थोड़ी सी इसमें अंतर होती है, जो यह अंतर होती है, देखिए क्या अंतर होती है। समानांतर चतुर्भुज जो होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके की आकृति के होते हैं। ठीक है, सुन रहे हैं बातों को? समझिए। अब आपको ऐसा नोट्स बना के लाना होगा, ठीक है ना? ऐसे जैसे मैंने पॉइंट बाई पॉइंट बनाया है, ऐसे आपको बना के लाना पड़ेगा। जिसका नोट सही होगा उसको क्या है कि पुरस्कृत किया जाएगा, उसको इनाम उनाम भी दिया जाएगा, और उसके मतलब पीडीएफ, मतलब उसके नोट्स को पीडीएफ बना करके उसकी वीडियो अपलोडेड की जाएंगी। अगर कोई सही नहीं बना सका तो मैं उसका दूसरा व्यवस्था करूंगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ जो ABCD जो है आपका, ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। जैसा इसका नाम है समानांतर, वैसा ही इसकी भुजाएं भी एक दूसरे की क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। तो ये वाली पॉइंट तो इसमें होगी, AB समानांतर CD और AD समानांतर BC। किसी को दिक्कत? अंतर क्या होगा आयत में और समानांतर चतुर्भुज में? तो इसके जो प्रत्येक कोण होंगे ना, वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। 90 डिग्री कोण नहीं होते हैं समानांतर में, 90 डिग्री कोण नहीं होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर हो जाए तब वो समानांतर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो जाए तब वो आयत हो जाएगा, लेकिन अगर हो जाए तो समानांतर, मतलब कोई निश्चित है नहीं है, नहीं कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलिए ये बात सही होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी नहीं करेंगे। जो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी नहीं करेंगे, बराबर बराबर खंडों में नहीं बांटेंगे। बराबर त्रिभुजों में बांट सकते हैं, लेकिन बराबर खंडों में नहीं बांट सकते। मतलब ई वाली जो पॉइंट थी यह नहीं होगी। किसमें नहीं होगी? समानांतर में। मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यदि यह समानांतर आयत हो जाए तो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर प्योर समानांतर की बातें की जाए तो यह बराबर नहीं होगी। और दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण भी नहीं बनाएंगे, यहां भी 90 का कोण नहीं बनेगा। समझ गए? मतलब क्या समझेंगे? पहले दोनों में मतलब देखते हैं, समानताएं देखते हैं कि आयत में और समानांतर चतुर्भुज में समानता क्या है। तो समानता बस इतना ही है कि यह समानांतर रेखा है, ठीक है। फिर दूसरी समानता इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें किसमें? समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। बस दो समानता है, और सभी चीजें 90 डिग्री कोण पर भी नहीं कटती हैं, समद्विभाजित भी नहीं होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात जो आयत है उसको समानांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज को आयत कहा नहीं जा सकता। याद रखिएगा। अगर इसको ऐसे समझा जाए, अगर इसको ऐसे समझा जाए कि अगर यह क्या है कि आयत है, ठीक है, तो इसको आयत भी कह सकते हो, समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हो। और यह अगर समानांतर चतुर्भुज अगर है, ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज में आयत नहीं होगा, आयत में समानांतर चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज में आयत नहीं होगा। समझ गए बात को? अब इसी प्रकार आता है वर्ग, ठीक है, तो वर्ग से आता है समचतुर्भुज। जो वर्ग की फैकल्टियां होती हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं क्या होती हैं?
आपस में बराबर होती हैं। अभी वर्ग की चारों भुजाएं हो गई और सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अभी दोनों में अंतर क्या है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसका कोई लिमिट नहीं है कितने डिग्री का होगा, लेकिन यह निश्चित है कि ये दोनों मिलकर 180 होंगे। सॉरी ये दोनों मिलकर समानांतर के होते हैं, वो सम के दोनों मिलकर 180 नहीं होते हैं। फिर सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यहाँ 90 का कोण बनता है। ठीक है, और यहाँ मतलब समानांतर में 90 का कोण नहीं बन रहा था। समझ बातों को, अर्थात सम चतुर्भुज की भी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समानांतर वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपको अब इसका नोट्स तैयार करना है और इसको समझना है तो मेरा मतलब चतुर्भुज का वीडियो भी है, जिस वीडियो में मैंने अलग अलग समानांतर चतुर्भुज को सबको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप चतुर्भुज को फिर से देख सकते हैं और वहां से आप क्या बना सकते हैं, इसकी परिभाषाएं बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पाठ्य पुस्तक में अगर कहीं समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज अलग अलग पॉइंट दिया गया है तो उसको भी आप वहां से उठा सकते हैं और उठा करके पॉइंट बाई पॉइंट इस तरीके जिस तरीके से मैंने आयत का बनाया है उस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि आयत से इसका संबंध है समानांतर चतुर्भुज का और वर्ग से किसका संबंध है, सम चतुर्भुज का। ठीक है, एक क्या हुई है, बात हुई है समलंब चतुर्भुज की। समलंब का मतलब हो गया कि वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समानांतर हो। क्या हो, समानांतर हो। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समानांतर हो, लेकिन एक तरफ की, जैसे कि ए बी समानांतर सी डी हो, सी डी हो, ये समानांतर है इसके, ए बी समानांतर सी डी, और अन्य दो भुजाएं हैं ए डी और बी सी, या क्या हो, तिर्यक रेखा हो, ए डी और बी सी यह तिर्यक रेखा हो। और यह जो चतुर्भुज है यह एक त्रिभुज और एक समानांतर, मतलब एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के माध्यम से कि जोड़ का मतलब जोड़ने से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती हैं और अन्य भुजाएं क्या होती हैं, मतलब क्या होती हैं, ये तिर्यक होती हैं, क्या कहलाती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। अब इसमें होता ही है कि एक कोने से दूसरे कोने पर जो लंब डाला गया होता है यह क्या होता है कि मतलब हर जगह पर एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए इसको समलंब कहा जाता है। यहाँ से जो आप इस कोने से जो लंब डालिएगा इसकी ऊंचाई जो होगी इस कोने से जो लंब डालिएगा इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। अभी दोनों ऊंचाइयों को अगर काट लिया जाए तो यह जो आकृति बनेगा यह क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत। अभी एक आयत और दो त्रिभुज के माध्यम से जो खंड कटता है उसको समलंब बोलते हैं। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको आयत के विषय में जो पढ़ाया था उसमें थोड़ी सी गलती मतलब हो गई है। जो यह गलती हुई है जिसको आप क्या है कि काट लीजिएगा, अपने नोट्स जब बनाइएगा वहां पर, कि जो एक आयत होता है, ठीक है ना, उसके विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है ना, बराबर करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से OA बराबर OD है लेकिन 90 डिग्री पर नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो मैंने लिखवाया था ABCD कोण AOD बराबर कोण COB बराबर कोण COD बराबर कोण AOB बराबर 90 जो मैंने लिखवाया था यह सही नहीं है, यह गलत था। मतलब यह जो है आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो जब आयत के विकर्ण प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो जो समानांतर चतुर्भुज की जो बात हुई थी उसके भी विकर्ण एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे।
ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा और सब चीज जैसे बताया गया था वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आयत के क्षेत्रफल के विषय में अगर बात करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, कि आयत के क्षेत्रफल जो है, अब ज्यामितीय बात बंद किया जाएगा, अब क्षेत्रमितीय बात शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर आयत मुख्य रूप से आयत में दो चीज निकाले जाते हैं, ए बी सी डी, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यदि आप यह सोचते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल का परिभाषा में, क्षेत्रफल की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि लंबाई और चौड़ाई के द्वारा घिरे गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। बात हुआ था, तो ये लंबाई हो गई और यह चौड़ाई हो गई, इसके द्वारा घिरे गए क्षेत्र क्या बोले जाते हैं, क्षेत्रफल। इसीलिए एल को बी से गुना करते हैं। एक और तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी कैसे होता है। मान लीजिए यह आयत हो गया, यहां से आपने विकर्ण खींच दिया, आयत 90 डिग्री कोण पे होता है, यह बी हो गया और यह एच हो गया, यह समकोण त्रिभुज हो गया, ए भी समकोण त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज कितना होता है बताइए, फार्मूला याद कीजिए, नहीं तो कहीं और के नहीं रहिएगा आप लोग। जिन बच्चे को फार्मूला याद नहीं है उनका मतलब स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है बी गुना एच। ठीक है, तो कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज हो गए, दो से गुना करते दो से दो कट जाएगा, बी गुना एच। बी क्या था आपका, एल था, एच कितना था, बी था। आगे आपका आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया एल गुना बी, इस तरीके से प्राप्त हुआ और इस तरीके से भी प्राप्त हुआ। अब अगर बात किया जाए इस क्षेत्रफल के आधार पर इसके सूत्र जो है बदल सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए लंबाई बराबर तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कैसे हुआ, इधर जो है इधर जो क्षेत्रफल रहेगा और बी आकर के इधर भाग करेगा। मालूम है समीकरण के नियम के अनुसार कि जो संख्या गुना करती है उस संख्या जाके पीछे क्या करती है, भाग करती है, मालूम है। चलिए ठीक है, अब फिर अगर चौड़ाई की बात की जाए, क्षेत्रफल बटा लंबाई, किसी को दिक्कत। अब आयत की परिमाप, तो परिमाप की अगर बात की जाए तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप की परिभाषा क्या होती है पहले हमको बताइए। सभी भुजाओं की को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो सभी भुजाएं यहाँ पे एल है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे बी है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा एल प्लस बी, तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन निकल जाएगा एल प्लस बी। किसी को दिक्कत, सुन रहे बातों को। देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपके दिमाग में बातें बैठनी चाहिए, क्योंकि यह सब फार्मूला, इस फार्मूले के बिना आपका 9th 10th क्लियर नहीं होगा, इस फार्मूले के बिना आपका 7वां 8वां 6ठा क्लियर नहीं होगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो आपका बहुत ही खराब स्थिति है आपकी। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्थिति सही हो जाए तो स्थिति बना लीजिए, फिर से मौका बार बार मिलने जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब आयत में तीसरा जो मेन पॉइंट होता है, दो पॉइंट आप देखें। अब यहाँ से परिमाप के माध्यम से लंबाई निकाली जा सकती है, परिमाप की समझ रहे बात, जैसे कि यहाँ पे अगर परिमाप के माध्यम से अगर लंबाई निकालने की बात हो, अगर लंबाई बराबर बात किया जाए तो क्या होगा मालूम है, 2l प्लस 2b अर्थात परिमाप माइनस 2b बटा 2। सुन रहे हैं बात, तो यह लंबाई हो जाएगा, कहाँ से निकला, परिमाप यहाँ था और यहाँ से मतलब b को मैंने खींच लिया तो परिमाप माइनस 2b और 2 इधर गुना कर इधर के भाग कर दिया। मतलब यह क्या है कि यह जो है वैकल्पिक फार्मूले हैं जो यहाँ से निकले हैं, स्रोत इसका यह है, इससे यह निकाला गया है। समझ रहे हैं। अब आगे तीसरी पॉइंट आती है जो होती है विकर्ण की। क्या होती है, ये जो खींचा गया है ये सी, ये क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण निकालने के लिए यह 90 डिग्री कोण है ना, और यह P है और यह H है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बोलिए, मालूम है,
समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? तो AC कौन नहीं है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC की जगह पे आप क्या लिख दिए? AC की जगह पे इसी रहने दीजिए, इधर आ गया रूट, इधर वर्ग में चला जाए तो AB का मान हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अर्थात विकर्ण बराबर फार्मूला क्या हो गया? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यह तीन फार्मूले एकदम निश्चित रूप से क्लियर है विकर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल। और इन तीन फार्मूले के ऊपर ही इधर उधर बैठा करके अलग फार्मूले निकाले जाते हैं और आयत को इतना पेचीदा बना दिया जाता है कि बच्चों को तकलीफ होती है। अगर तकलीफ करना नहीं चाहते हैं तो आपको मेरी क्लास को अच्छे से समझते रहिए। फिर यदि वर्ग की बात की जाए, अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा फार्मूला? भुजा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यदि वर्ग होगा सब यह ए होगा, ए ए ए ए, समझिए बात को समझिए। तो ए गुना ए स्क्वायर। अगर वर्ग के परिमाप की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ए, समझ रहे बात, सब ए हो जाएगा। तो 4A 2A 4A, परिमाप कितना हो जाएगा? 4A। और यदि वर्ग के विकर्ण की बात की जाए तो L और B दोनों तो आपस में बराबर था, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, अर्थात एक कॉमन निकल जाए, एक का वर्ग निकल जाएगा, A रूट 2 क्या जाएगा? वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। ये क्या है? भुजा है। किसकी भुजा है? वर्ग की भुजा है, समझ गए? अब यहाँ समानांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पे लंब दिया जाता है, तो इसको ए मान गया आधार और फिर ऊंचाई मान लिया गया h, आधार गुने ऊंचाई, इसके माध्यम से निकलती है। मतलब इन सभी फार्मूलों को भी यहाँ पे क्या है कि आपके बुक्स में दिए गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी फार्मूले को और परिभाषाओं को एक PDF नोट्स बना करके अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। आप वहां से इनकी परिभाषा और इनके सूत्र और इनके जो भी विशेषताएं हैं उसको अच्छे से लिख करके समझने की कोशिश करें। और आज आप भी मतलब कोशिश करें, सिर्फ किसी दूसरे के भरोसे आप अपने काम पर ना रहें, ठीक है ना? किसी दूसरे के भरोसे जीने से काम नहीं होता है, आपको खुद से भी थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको रास्ता बता दिया, आप अपने पाठ्य पुस्तक से या किसी भी मतलब फार्मूले की किताब से आप संपर्क कर सकते हैं। और क्लास में मैं उपहार गणित की मतलब भाषा की सूत्र की किताब से आपको पढ़ाता हूँ, आप वहाँ भी देखिएगा तो वहाँ पर आपको क्या है कि उसमें मतलब दिए गए हैं फार्मूला और मतलब क्या है कि परिभाषा, मैंने सिस्टम भी आपको बता दिया। इस सिस्टम से आप समझिए, ये जो तरीका बताया गया किसी भी फार्मूले को याद रखने का तरीका है कि आप उसके बेसिस को समझें, कहाँ से आया है, कैसे आया है, तब तो आपको आसानी से वह याद रहेगा, समझ गए? तो इस तरीके से बातें क्या होती हैं, इस आज की क्लास मेरी समाप्त होती है। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है और मैं कल चतुर्भुज के प्रकार वगैरह को डालने की कोशिश करूंगा, कल यानी तो परसों, क्योंकि कल जो आप इसका नोट्स पहले बना करके तैयार करें तब आगे का कार्य होगा, ठीक है? इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलेंगे कल।